अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए क्योंकि इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, तो इस वजह से हम डीएनए को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने 1953 के अंदर डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो प्रपोज किया था। फर्स्ट पॉइंट आप यहां से करोगे, इसके पॉइंट बना लेंगे आप। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो ये स्ट्रैंड्स हैं, धागे की तरह के ये बाजू जो है मौजूद होते हैं डीएनए के अंदर, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सेम स्ट्रक्चर है जो एटीपी में पढ़ा था आप लोगों ने 9th क्लास में। इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये एक बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। यहां पर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है, और यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जो है ये एंड होते हैं। तो इस तरह डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड मौजूद होते हैं। These strands are coiled around each other in the form of a double helix। दोनों स्ट्रैंड ने कुछ इस तरह से आपस में इर्द गिर्द बल खाया होता है कि एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर देखें, ये डीएनए स्ट्रैंड यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, फिर एक इसके अंदर कर्ल आता है, एक इसके अंदर फोल्ड आता है, फिर यहां से इस तरह से इसके अंदर फोल्डिंग आती है, ये कॉइल्ड होता है इस तरह से, और दूसरा जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो कॉइल फॉर्म में मौजूद होता है। तो दोनों ने इस तरह से इनके अंदर कॉइलिंग होती है कि एक जो स्प्रिंग है उसकी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पहले बताओगे 2 स्ट्रैंड होते हैं, फिर बताओगे 2 स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल्ड होते हैं। फिर उसके बाद देयर इज फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स। जो ये डबल हेलिक्स जो स्ट्रैंड बनते हैं, इनके अंदर जो ये इसकी बैकबोन बनती है, जो ये धागा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर यहां पर फॉस्फेट ग्रुप है ये वाला, और ये वाला जो है राइबोज शुगर है। तो ये दोनों मिलके इस तरह से इस स्ट्रैंड को डेवलप करते हैं, और यही चीज जो है डीएनए की बैकबोन कहलाती है, क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से डेवलप होता है, तो इस वजह से इसे बैकबोन बोलते हैं। और बैकबोन जो है फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई होती है। एंड द नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑन द इनसाइड। और इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो इनर साइड पर होती हैं, यहां पर ऐसे यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो मौजूद होती हैं। ये फॉस्फेट और शुगर बैकबोन है, और ये वाली जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस है इनर साइड पर। यहां पर भी जो ये दूसरे स्ट्रैंड्स की फॉस्फेट और शुगर बैकबोन मौजूद है, और इनके दरमियान जो है ये सारी येलो कलर में जो यहां पर रिप्रेजेंट की गई है ये नाइट्रोजनस बेसिस है। इन द डबल हेलिक्स नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो ये ऑपोजिट स्ट्रैंड्स होते हैं, इनके नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से ये डबल हेलिक्स जो है वो बरकरार रह पाता है। द पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद द थायमिन ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स। और इन स्ट्रैंड के अंदर जो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, ये वाली सपोज हम करते हैं एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, इसकी बॉन्डिंग हमेशा थायमिन के साथ होगी। ये थायमिन है। एडेनिन के अंदर 2 रिंग होते हैं, एक रिंग ये वाला है और दूसरा रिंग ये वाला रिंग। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस होती है, एक एडेनिन और दूसरी थायमिन, इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, दूसरी ग्वानिन और साइटोसिन, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। हमेशा यही बॉन्डिंग रहेगी। यहां पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होंगे सबके दरमियान इसी तरह से बॉन्डिंग होगी। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के दरमियान बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप करता है। ये एमसीक्यूज भी आता है, ये वाला पॉइंट जो है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और ये हमें बताता है कि डीएनए कैसा होता है। और यही जो नाइट्रोजनस बेस है एक्चुअली यही जीन्स है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन। इसकी डेफिनेशन, द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि जो पहले से डीएनए स्ट्रैंड मौजूद होता है उससे नया स्ट्रैंड तैयार करना कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन।
यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है कि जो पहले से मौजूद डीएनए स्ट्रैंड होता है वो सांचे के तौर पर काम करता है, उसको सामने रखते हुए नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब इंटरफेज होती है उसके एस फेज के अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, तो एक्चुअली उसके अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, और क्योंकि क्रोमोसोम्स या उसके जो क्रोमाटिड हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं। यहां से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाउंड एंड टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। डीएनए का जो डबल हेलिक्स जिन्होंने आपस में बल खाया होता है, ये बल ओपन हो जाता है, ये बल खत्म हो जाता है, ये स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं और एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। जिस तरह यहां पर पहले बल खत्म हो जाएगा, अनवाउंड बोलते हैं इसे, कि स्ट्रैंड जो है अनवाउंड हो जाएगा, और ये दोनों स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड ये वाला और एक ये वाला स्ट्रैंड है, जो दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंट या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसके यूनिट मौजूद होंगे। फिर ये यूनिट जो है इस डीएनए स्ट्रैंड के मुताबिक यहाँ पर आकर अटैच होते जाएंगे और एक मुकम्मल नया जो डीएनए स्ट्रैंड है वो डेवलप कर देंगे। ये वाला जो स्ट्रैंड है न्यू है ब्लू कलर में, और पिंक कलर में जो स्ट्रैंड है ये पहले से पेरेंट स्ट्रैंड है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए जो है वो डेवलप हो जाते हैं, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सपोज जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहाँ पर एडेनिन है, तो यहां पर वो वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा जिसके साथ थायमिन नाइट्रोजनस बेसिस होगी। सपोज ये वाला एडेनिन वाला है नाइट्रोजनस बेस, यहां पर जो न्यू नाइट्रोजनस बेस आएगा वो थायमिन वाला आएगा। तो इस तरह अगर ये वाला गवानीन है तो यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस आएगा वो साइटोसिन आएगा। तो इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड जो है अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस बेसिस डेवलप होता जाएगा और एक मुकम्मल डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, या हम कह सकते हैं क्रोमोसोम का एक नया क्रोमेटिड जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन का। फिर नेक्स्ट है हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क। क्रोमोसोम्स का डीएनए किस तरह से वर्क करता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एमसीक्यूज भी आता है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। इसके पास हदायत होती है सेल्स के तमाम फंक्शंस को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। फिर ये अपना जो ये कंट्रोल किस तरह से करता है, जिस तरह हम क्लास में किस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम ओरली बोलते हैं, हम ऑर्डर देते हैं या फिर हम रिटन ऑर्डर देते हैं। तो जीन्स क्या करते हैं? जीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन, जीएनए खास तरह की प्रोटीन तैयार करवाते हैं, उस प्रोटीन के थ्रू जो है ये अपना ऑर्डर इशू करते हैं। फिर वो प्रोटीन स्ट्रक्चर रोल प्ले करती है, जिस तरह हमारे हेयर्स डेवलप हुए हैं, नेल्स डेवलप हैं, या स्किन के अंदर प्रोटीन होती है, या सेल की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होती है। इस तरह की प्रोटीन को कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इस तरह हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर होती है। और दूसरी तरह की जो प्रोटीन होती है वो फंक्शनल प्रोटीन होती है, जैसे कि इंजाइम्स। इंजाइम सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सेल जैसा भी है उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा डीएनए से कंट्रोल होता है। हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं डीएनए मेक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो है किसी ऑर्गेनिज्म या सेल्स की खसूसियात बनाता है। ठीक है, वो मसल सेल्स है, एपिथेलियल का सेल्स है, वो हमारी ब्लड सेल्स है, ठीक है, या नर्व सेल्स है। तो जो ये डिफरेंट तरह के सेल्स बनते हैं ये डीएनए की वजह से बनते हैं। यहाँ पर भी एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। फास्फेट है, फिर इसके बाद राइबोज शुगर है, फास्फेट राइबोज शुगर, फास्फेट राइबोज शुगर। तो इस तरह डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है और ये डीएनए का दूसरा ऑपोजिट स्ट्रैंड है। और फिर इसके बाद जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो इनर साइड पर होती हैं। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन गवानीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसके बाद जो है ये क्वाइल्ड हो जाते हैं इस तरह से। तो ये था वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और आज हमने देखा रेप्लिकेशन। दैट्स इट।